आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बाय अम्ब्रीना में। मैं पहले थोड़ा सा आपको इस चैनल का बता दूं कि इस चैनल में हम लोग पर्टिकुलरली लॉ के सब्जेक्ट्स को देखेंगे और लॉ के मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। और इसमें आपको एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तीनों तरीके से जो है वो कोशिश की जाएगी कि आपको जितनी मैक्सिमम जो है वो गाइडेंस दी जा सकती है वो दी जा सके। का जो हमारा टॉपिक है वो है थेफ्ट। आम अल्फाज में कहें तो थेफ्ट के हम आए रोज़ बहुत से वाक़यात देखते रहते हैं और ना सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स बल्कि एक आम आदमी भी अच्छी तरह इस चीज़ से वाकिफ़ है कि ये क्या चीज़ होती है। लेकिन आज हम इसको पढ़ेंगे पर्टिकुलरली जो इससे रेलेवेंट लॉ है उसके हवाले से कि थेफ्ट है क्या, इसकी सज़ा क्या है और इसकी और जो प्रैक्टिकल डिटेल्स हैं उसके बारे में बात होगी। जैसे कि आपको पता ही है कि कोई भी कानून पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि उससे मुतल्लिका लॉ कौन सा है और सेक्शंस कौन से हैं उस लॉ के। तो पाकिस्तान पिनल कोड जो है उसका चैप्टर 17 है जो डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से। और इस चैप्टर में जो है वो सारे ऐसे ऑफेंसेस को बताया गया है जिसमें जो चीज़ इफ़ेक्ट होती है वो प्रॉपर्टी है। और उसमें पर्टिकुलरली जो सेक्शन 378 है ऑनवर्ड्स, वहाँ से जो है ये थेफ्ट का टॉपिक स्टार्ट होता है। इसमें कुछ क्रॉस रेफरेंसेस भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बगैर किसी डिले किए हम डिफ़ाइन कर लेते हैं थेफ्ट को और उसके बाद हम बाकी बात कर लेंगे। अच्छा, सेक्शन 378 जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 378 और इंडियन पिनल कोड का भी यही सेक्शन है। तो जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो इसी सेक्शन को जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। तो इस सेक्शन को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें देयर आर 5 इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, किसी भी लॉ को समझने के लिए सबसे पहले उस लॉ की जो बेयर वर्डिंग है उसको अच्छे से समझना ज़रूरी है और उसके फर्स्ट स्टेप है कि उसको अच्छे से पढ़ा जाए। तो इस वक्त आपके सामने चैप्टर 17 है और उसका सेक्शन 378 है जो कि थेफ्ट से डील करता है। तो हम इस सेक्शन की जो मेन बॉडी है उसको गो थ्रू कर लेते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन की जानिब जाते हैं। इट सेज whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। तो हमने जो है वो इसकी एक दफ़ा बेयर रीडिंग कर ली है। अब एक बात याद रखिए कि कानून को समझने के लिए उसकी पंक्चुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस पैराग्राफ को देखें जो अभी मैंने रीड आउट किया तो इसमें आपको हुएवर के बाद एक कॉमा नज़र आएगा, उसके बाद इंटेंडिंग टू टेक दिस ऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट, फिर एक और कॉमा है और उसके बाद है मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। सो ये जितने कॉमास होते हैं आपने ये याद रखना है कि हर कॉमा के बाद शायद कोई नई बात बताई जा रही है, कोई नया एलिमेंट बताया जा रहा है। तो लॉ के जो सेक्शंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं तो वो इंग्रेडिएंट्स बनाने के पीछे जो टेक्निक है वो ये पंक्चुएशन से बेसिकली लॉ को जो है वो ब्रेकअप करना है। तो आपके सामने इस वक्त मैंने एक सेक्शन पढ़ा है, उसकी मेन बॉडी को पढ़ा है, अभी कुछ सेक्शन बाकी है जो हम बाद में देख लेंगे। तो मेन बॉडी को पढ़ा है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इस सेक्शन की इंग्रेडिएंट फॉर्म जो होती है उस इंग्रेडिएंट फॉर्म को देख लेते हैं। अब आप हेडिंग नंबर 3 देखिए, इंग्रेडिएंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट। अब आप हेडिंग नंबर 3 को ज़रा देखिए, इंग्रेडिएंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट अंडर सेक्शन 378। सो जब भी आपने अंडर सेक्शन लिखना है तो आपने U/S लिखना है, तो दैट इज़ एब्रीवेशन फॉर अंडर सेक्शन 378 PPC। अब इसके आप देखिए 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, तो बारी बारी इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ इंटेंशन टू टेक दिस ऑनेस्टली। Second ingredient is any movable property. Third ingredient is out of the possession of any person. Fourth ingredient.
some move takes place for such taking, and fifth ingredient without the consent of person. सो ये 5 चीज़ें हैं, ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि अगर किसी इंसिडेंट में या किसी अकरेंस में पाए जाएं तो वो अकरेंस या वो इंसिडेंट जो है वो थेफ्ट कहलाएगा। सो हमने एक सेक्शन देखा, सेक्शन 378, और उसके बाद हमने उसके जो है वो ब्रेकअप किया, उसको हमने जो है वो बाइफिकेट किया और उसको हमने इंग्रेडिएंट्स की शक्ल दे दी। अब हमारा स्टेप 1 था लॉ की बेयर रीडिंग, स्टेप 2 उसको इंग्रेडिएंट्स फॉर्म में ले आना, और स्टेप 3 क्या है कि हम अब इन इंग्रेडिएंट्स को बारी बारी अंडरस्टैंड करेंगे। तो मेरा जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है सेक्शन 378 का वो है इंटेंशन टू टेक डिसऑनेस्टली। अब आप एक बात याद रखिए कि जो ऑफेंसेस हैं, प्रिंसिपल है क्रिमिनोलॉजी का कि हर ऑफेंस के अंदर जनरली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हर ऑफेंस के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है मेंटल एलिमेंट जिसे हम मेंजरिया बोलते हैं, और दूसरा होता है एक्टस रिया जो बेसिकली एग्जीक्यूशन होती है मेंजरिया की। तो अब यहाँ जो बात है वो ये है कि इंटेंशन क्या है। थेफ्ट के अंदर बेसिकली ये ऑफेंस किस इंटेंशन के साथ, किस नीयत या किस इरादे के साथ जो है वो कमिट किया जा रहा है। तो ये जो वर्ड यूज़ हुआ है इंटेंशन टू टेक दिस ऑनेस्टली। अब दिस ऑनेस्टली का एक जनरल मीनिंग हम सब लोग जानते हैं, लेकिन अभी हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कि पाकिस्तान पीनल कोड में जहाँ कहीं लफ्ज़ दिस ऑनेस्टली इस्तेमाल हुआ है तो उसका प्रॉपरली क्या मतलब लिया जाएगा। तो सेक्शन 24 है और 23 है पाकिस्तान पीनल कोड का जो इस अल्फाज को समझने में हमारी मदद करेगा। तो अब आप हेडिंग नंबर 4 को देखिए और इसका जो हमारा ए है इंटेंशन टू टेक दिस ऑनेस्टली, इसमें सबसे पहले मैं दिस ऑनेस्टली को डिफ़ाइन करती हूँ आपके सामने। सो सेक्शन 24 पाकिस्तान पीनल कोड प्रोवाइड whoever does anything with intention to cause wrongful gain to one person and wrongful loss to other person। सो कोई भी ऐसा एक्शन जो इस नीयत के साथ किया जाए कि क्या हो, एक शख्स को रॉन्गफुल गेन हो और दूसरे शख्स को रॉन्गफुल लॉस हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ डन विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन। कोई भी ऐसा काम जो है जो कि एक शख्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो फ़ायदा जिसका वो हकदार नहीं है, गैर कानूनी फ़ायदा, और दूसरे शख्स का गैर कानूनी नुकसान, ऐसा नुकसान जो कि उसका नहीं होना चाहिए था, तो इसको हम डिसऑनेस्टली बोलेंगे। अब इसमें 2 टर्म्स यूज़ हुई हैं, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। तो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की डेफिनेशन जो है वो आप सेक्शन 23 है पाकिस्तान पीनल कोड का, जिसमें आप देख सकते हैं। तो अभी मैं उसमें नहीं जा रही इसलिए कि बहुत ज़्यादा डिटेल में चले गए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप सेक्शन 23 को गो थ्रू कर सकते हैं। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की डेफिनेशन उसमें मौजूद है। प्रिसाइजली मैं आपको बता देती हूँ कि रॉन्गफुल गेन से मुराद है ऐसा गेन जो कि लीगल नहीं है, जिसके लिए वो इंटाइटल नहीं है, और रॉन्गफुल लॉस से मुराद है ऐसा नुकसान जो विदाउट एनी जस्टिफिकेशन किसी का जो है वो किया गया है। अच्छा, ये इंग्रेडिएंट नंबर 1 है। सो कोई भी ऐसा काम जो इस नीयत से किया जाए कि किसी को बेजा फ़ायदा पहुंचाया जाए या किसी का बेवजह नुकसान किया जाए, तो वो हम डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किया गया कहते हैं। अब दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं। सो हेडिंग नंबर 3 में पॉइंट 2 पर मैं हूँ, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब चोरी में आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट मैटर है यानी ऑफेंस में जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ऑलवेज इमूवेबल नहीं है। सो एनीथिंग विच इज़ इमूवेबल दैट कैन नॉट बी स्टोलन, दैट कैन बी फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर, लाइक इन केसेस ऑफ प्लॉट्स, या आप देखते हैं प्लॉट्स हैं कोई और आपकी रियल इस्टेट है तो फ्रॉडुलेंटली उसको ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है, वो भी ऑफेंस है पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक, मगर वो थेफ्ट में कवर नहीं होता। थेफ्ट में सिर्फ वही प्रॉपर्टी कवर होती है जो मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो सेक्शन 22 देखिए, तो उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन किया गया है। सेक्शन 22 अगेन पाकिस्तान पीनल कोड का, इट सेज द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ every description except land, things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth।
सो ऐसी चीज़ें जो ज़मीन है या जो कि लैंड है वो इमूवेबल हैं, वो मूव नहीं कर सकती हैं, या कोई भी चीज़ जो उनके साथ अटैच्ड है, लाइक अगर एक प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन की गई है तो दैट होल कंस्ट्रक्शन इज़ आल्सो कवर्ड बाय डेफिनेशन ऑफ immovable property. And anything which is fastened to anything which is attached to the earth. fastened means मतलब कोई चीज़ जो कि जोड़ी गई है, लगाई गई है किसी भी ऐसी चीज़ के साथ जो कि अल्टीमेटली इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती है। लाइक दीवारों के ऊपर लगाए गए जो भी की फर्निशिंग आइटम्स हैं वो हो गए, विंडोज़ हो गई, और या जैसे सीलिंग में फैंस फिक्स्ड हैं तो वो हो गए। तो ये सारी चीज़ें भी अनटिल एंड अनलेस वो उस प्रॉपर्टी से अलहदा नहीं कर दी जाती तो ये सारी चीज़ें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही डेफिनेशन में आएगी। तो अब तक हम लोगों ने दो इंग्रेडिएंट्स देखे हैं। पहला हमने ये देखा है कि जो थेफ्ट है उसके अंदर इंटेंशन क्या होती है, दैट इज़ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। सेकेंडली हमने देखा है कि थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो दैट इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो दो इंग्रेडिएंट्स को हमने एलेबोरेट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप किसी सेक्शन की रीडिंग करें और आपको इस तरह की कीवर्ड्स नज़र आएँ तो आप उन्हें अंडरलाइन कर लिया करें या हाईलाइट कर लिया करें, और सबसे पहले देखा करें कि क्या उसी लॉ के अंदर उन वर्ड्स को डिफ़ाइन किया गया है। अगर नहीं किया गया तो आप देखें कि बाकी कौन से ऐसे लॉज हैं जिनमें डिफ़ाइन किया गया है। अगर उनमें भी नहीं किया गया तो फिर आप डिक्शनरी मीनिंग, जैसे लॉ में ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी जो है वो एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स है मीनिंग्स जानने का, तो उसमें आप देख सकते हैं। या इसके अलावा जो है वो आपको ऑनलाइन लेक्सिकॉन्स अवेलेबल हैं, आप उनमें देख सकते हैं, या फिर आप केस लॉ डेफिनेशंस जो हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे इंग्रेडिएंट की तरफ, हेडिंग नंबर 3, इंग्रेडिएंट नंबर 3, आउट ऑफ पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। सो ये प्रॉपर्टी जिसको डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ यानी रॉन्गफुल गेन की नीयत से किसी शख्स का रॉन्गफुल लॉस करके लिया जा रहा है, तो वो कैसे लिया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी को टेक अवे किया जा रहा है आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। सो पोजेशन का मतलब है कस्टडी। अब कस्टडी जो होती है वो दो तरह की होती है, वो एक एक्चुअल कस्टडी हो गई, एक कंस्ट्रक्टिव कस्टडी हो गई। एक्चुअल कस्टडी क्या है? एक्चुअल कस्टडी इज़ व्हेन यू हैव फिज़िकल होल्ड ऑफ एनीथिंग। जब कोई चीज़ आपके फिज़िकली कंट्रोल में है तो वो आपकी एक्चुअल कस्टडी में है। अगर आप मेरा इस वक्त जो है वो चैनल अपने मोबाइल पर देख रहे हैं और मोबाइल आपके हाथ में है तो ये आपका मोबाइल जो है ये आपकी एक्चुअल कस्टडी में है। अब कंस्ट्रक्टिव कस्टडी या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन क्या है? कंस्ट्रक्टिव पोजेशन इज़ व्हेन थिंग्स आर नॉट इन योर फिजिकल होल्ड बट स्टिल दे बिलोंग्स टू यू और दे आर इन योर कंट्रोल। लाइक अगर आपकी घर के गैरेज में इस वक्त आपकी गाड़ी खड़ी है, या आपका जो है वो आपके पर्स में आपका पेन पड़ा है, या आपकी पॉकेट में इस वक्त आपका वॉलेट है, तो वो इस वक्त आपकी कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में है। सो पोजेशन में ये मैटर नहीं करता कि जो चीज़ चोरी हुई है वो एक्चुअल कस्टडी में थी या कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में थी। अब हम आते हैं इसके फोर्थ इंग्रेडिएंट की तरफ, विच इज़ दैट सम मूव टेक्स प्लेस फॉर सच टेकिंग। अच्छा, अब कोई भी चीज़ वहीं पड़ी पड़ी चोरी नहीं हो सकती, देयर मस्ट बी सम मूव टू टेक अवे द थिंग और टू हाइड द थिंग। तो दोनों सूरतों में उसको जो है वो हम कह सकते हैं कि ये चोरी है। दिस इंग्रेडिएंट मीन्स कि जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज ऑफ सिचुएशन हुआ है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया है या एक जगह पे छुपाया गया है, किस नियत के साथ, सो दैट कि आपको उसकी एग्जिस्टेंस का पता ना चले, आपको पता ना चले कि ये मौजूद है। अब आते हैं आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की तरफ, और वो इंग्रेडिएंट है विदाउट द कंसेंट ऑफ पर्सन। पर्सन से मुराद है ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी और पोजेसर ऑफ द प्रॉपर्टी। कंसेंट जो है वो पोजेसर की या कंसेंट जो है ऑनर की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो है कि वो नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर कोई चीज़ आपकी कंसेंट के साथ ली गई है और वो कंसेंट आपकी जो है वो इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है।
आप देखते हैं कि आप अपने भाई बहन की चीज़ें जो है वो उनसे पूछे बगैर उठा लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि वाइफ्स जो होती हैं वो अपने हस्बैंड की पॉकेट से पैसे निकाल लेती हैं बगैर बताए भी, उन्हें जब ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें थेफ्ट में नहीं आती हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चीज़ होती है कि ये हमें एक्सप्रेस कंसेंट, इम्प्लाइड कंसेंट जो है वो अवेलेबल है। तो थेफ्ट में कंसेंट जो है उसका ना होना बहुत ज़रूरी होता है। सो विदाउट कंसेंट जो भी चीज़ उठाई जाएगी वो थेफ्ट कहलाएगी। अब ये टॉपिक इतना सिंपल है कि मेरा ख़्याल है कि इसको बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हमने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में थेफ्ट की बहुत सारी एग्जांपल्स देखी होती हैं। और इवन बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको भी पता होता है कि चोरी क्या होती है। हमने पढ़ा थेफ्ट को, आज तो हमने सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर पाए हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इस वजह से इसकी पनिशमेंट और थेफ्ट की मुख्तलिफ डायमेंशन से जो लीगल नॉलेज है वो मैं जल्दी आपके साथ दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं आपको समझाती रहूँ, बताती रहूँ लॉ के बारे में, तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो है मेरे चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बाय AA। और आपने बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो लगाऊं तो आप तक वो वीडियो फ़ौरन पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए। और अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट है जिस पे आपको डिफ़िकल्टी है, कोई एम्बिग्विटी है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, तो मैं उसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाऊँगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।